तेजी से तब्दील होती हुई सियासी सूरत हाल पर एक इजलास मोहम्मद अली दुरानी जो सीनियर सियासतदान है उनकी रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने भी शिरकत की है। अब ऑपोजिशन अलाइंस TORs बना रहा है कि किस तरीके से ऑपोजिशन ने मुत्तहिद होकर इन चैलेंजेस को फेस करना है, पर्टिकुलरली PTI जिसके लिए पहाड़ जैसा चैलेंज खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली साबिक DGIS है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएगी? PTI के बानी ने तो कह दिया है कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है और उनका कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है इस गिरफ्तारी के साथ, लेकिन इंटरनली PTI इस वक्त क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी बना रही है? इस वक्त सेनेटर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साबिक स्पाई मास्टर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो उसमें इस किस्म की चीज़ कभी हुई नहीं थी, तो प्रॉब्ली किसी को शायद तवक्को ना हो, अपनी बात है। लेकिन जो बात हुई है वो मेरे ख्याल में शायद कभी ना होती। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में सब कुछ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो टॉप सिटी के अंदर जिस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं, अब वो करप्शन में आती है, किस चीज़ में आती हैं, उस चीज़ के ऊपर हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जनरल फैज़ ने एज एन इंडिविजुअल किया था या क्या हुआ था, किस बेसिस से, वो तो फिर बाद में चलेगा ना। इसके फिर वो खुद भी बताएंगे कि वो उन इंडिविजुअल कैपेसिटी में था या नहीं था, किस लिहाज से था। ये तो उस बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में सारा केस चल रहा है। लेकिन जो ISPR ने जो आखिर में एक बयान के आखिर में लास्ट सेंटेंस कहा हुआ है कि रिटायर होने के बाद भी इन्होंने कोई जो कोड है या इनका जो ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी की है आर्मी एक्ट के लिहाज से, तो श्योर अगर उन्होंने कोई आर्मी एक्ट के लिहाज से उन्होंने कोई तोड़ा है कानून तो जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। जी, वो जो सेकंड पार्ट ऑफ प्रेस रिलीज आप मेंशन कर रहे हैं उसमें तो बादस रिटायरमेंट वो कहते हैं कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रिपोर्ट हुए हैं जो आर्मी एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी थी और उस पर जो इंजबाती कार्रवाई है वो हो रही है। अब दैट इज वेरी मच लाइकली बी लिंक्ड विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है PTI के लिए? देखिए, मेरा सवाल एक उठता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था एक इंटरव्यू में कि 2019 में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के और कहा था कि ये इस तरीके से इवेंट्स करने और इस तरीके से इमरान खान को हमने वो करना है, या 2021 में जब भी वो कहा था कि ये हमने करना है। तो अब सवाल उठता है कि वो ज़्यादा सीरियस है जब वो अपनी जॉब के अंदर थे और उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है या ये रिटायरमेंट के बाद वाला सीरियस प्रॉब्लम है? सेनेटर साहब, सवाल तो फिर बहुत सारे उठते हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं कि बजट पास कराने में जो मदद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल थी, जो एतमाद का वोट लेने में मदद आपको हासिल रही, जो आपकी जमात को बरसरे इक़्तिदार लाने में मदद हासिल रही, जो आपकी जमात की उठान में मदद इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनती रही, वो तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिनके ऊपर जो तवज्जो तलब भी और जवाब तलब भी है। लेकिन ISPR की अगर प्रेस रिलीज को देखा जाए तो बादस रिटायरमेंट जिन इंस्टेंसेस का जिक्र किया गया है उसमें फोकस और स्ट्रेस बादस रिटायरमेंट है। तो हाउ डू यू सी दैट कि इसका लिंक, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा, फिर रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी, उससे कुछ ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंसेस मिलना जो हुकूमत क्लेम कर रही है जिसका लिंक हो सकता है, तो ये कितना खतरनाक है फॉर PTI एंड फॉर बानी PTI? देखिए, मेरे ख्याल में इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। हुकूमत तो मतलब उनका तो कोई, वो हर चीज़ में झूठ बोलती है। आपने देखा होगा रिसेंटली हर एक चीज़ के ऊपर झूठ बोला हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को बिल्कुल तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर लिहाज से किया हुआ है। तो वो तो हर चीज़ करेगी और उसकी वजह ये है कि उनके रास्ते में और पाकिस्तान से पैसा चुराने के रास्ते में एक बंदा खड़ा था, वो इमरान खान है। उनकी कमाई के रास्ते में एक बंदा खड़ा था, वो इमरान खान है।
उन्होंने किसी तरह के इमरान खान को हटाना है ताकि फिर 1985 से लेके जो 2017-18 तक जिस तरीके से वो फ्रीली पैसा खाते थे। चले हुकूमत तो जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन ये कार्रवाई तो सरियन फौज की तरफ से है। ये तो इदारे की कार्रवाई है और ये महकमा जाती कार्रवाई है जो अगेंस्ट जनरल फैज हो रही है। हमारे लिहाज से ये इदारे के इंटरनल मामलात हैं, वो जरूर करें। और जब वो कहेंगे कि इसका कोई ताल्लुक बनता है, तो उस वक्त अगर हमसे कोई वो जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब उस वक्त देंगे ना। वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। अच्छा, मुझे बताइए कि जनरल फैज हमीद का कोई पॉलिटिकल लिंक था पीटीआई के साथ? देखिए जी, जनरल फैज का मुझे नहीं मालूम या मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉलिटिकल था। वो जब तक वो थे, वैसे तो अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे वो जो इंस्टीट्यूशन है वो थ्रू आउट, आपने देखा जो मैंने पहले जिक्र किया है उसका, या जो आप कह रहे हैं उसका, या जो बाजवा साहब कह रहे हैं उसका, या उससे पहले जो हो रहा था ये सारी, या 2013 की बात कर ले, ये थ्रू आउट हर एक का कहीं ना कहीं लिंक कुछ होता जा रहा था। जनरल दुरानी साहब को देख ले, 1990 में कह रहे थे उन्होंने पैसे दिए थे मियां नवाज शरीफ साहब को। तो वो तो लिंक्स हर जगह पे अपनी जगह पे रहते हैं ना, वो तो उनको छोड़ देना। लेकिन अगर हम इन पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बंदे का इंडिपेंडेंटली वो करके देखें तो उसका जवाब नफी में आता है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन का जनरली थ्रू आउट हर एक के साथ डिस्कशंस, हर एक के साथ बातचीत करना, हर एक के साथ ये करना वो करना, अभी इस दफा देखिए कितने लोग क्या क्या नहीं कह रहे, इस इलेक्शंस के बाद क्या कुछ लोग नहीं कह रहे, उस चीज को कर लें तो उसका जवाब दूसरी तरीके से है। तो आपको सारा देखना पड़ेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जनरल फैज हमीद विज़-अ-वी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान, उनको जब तक उनकी एक पोजीशन थी, उनके साथ बातचीत थी, जब वो उस पोजीशन से हटा दिया गए थे, ही वाज जस्ट अनदर बातचीत। और आपको नहीं लगता कि इससे जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला है बानी पीटीआई का, उसकी राह भी हमवार होगी? आपको लगता है इसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ? देखिए, अगर कोई उसको लेट्स से कोई ये पेव करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है वो इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको पता है वो इमरान खान की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको पता है वो इमरान खान को फोर्स नहीं कर सकते जैसे उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को फोर्स किया, वो उठकर भाग गए थे। उनको पता है कि इमरान खान को उस तरीके से आप किसी तरीके से दबा नहीं सकते, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। ना वो बंदा डरता है, ना वो बंदा किसी से उसको धमकी खाता है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो अब अगर उसको पकड़ने के लिए कोई इस किस्म की वो करना चाह रहे हैं, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा इंप्रेशन ये है कि ये उनका इंटरनल मैटर है जो ट्रिगर हुआ था टॉप सिटी के लिहाज से। और जब ये अनफोल्ड होगा और जब इसकी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके साथ कुछ करेंगे तो उस वक्त देखेंगे फिर हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई आपस में लिंक होगा। सोशल मीडिया हुकूमत के बकौल बेलगाम घोड़ा बन चुका है और हुकूमत इस बेलगाम घोड़े को रोकने के लिए संजीदगी से सोच रही है। और अब सोशल मीडिया ऐप्स पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हुकूमत ने काम तेज कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक और अहम इकदाम उठाते हुए ओवर द टॉप सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज कर दिया है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को पीटीए और पेमरा के मातहत बनाने की तैयारियों पर हुकूमत ने काम मुकम्मल कर लिया है और इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी स्टेक होल्डर से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। और इस हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अथॉरिटी से मंजूरी के बाद काबीना से मंजूर कराया जाएगा। इस नए फ्रेमवर्क से व्हाट्सएप, फेसबुक समेत मुख्तलिफ फॉरम्स को लाइसेंस और ऑथराइजेशन लेना होगी। नए फ्रेमवर्क के तहत ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और ई कॉमर्स को भी रेगुलेट किया जाएगा। मीडिया डिजिटल सर्विसेज को भी पीटीए और पेमरा मिलकर रेगुलेट करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक और टीटी सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। कम्युनिकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज और मीडिया सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में तश्कील दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक कम्युनिकेशन सर्विसेज को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम होगा। कम्युनिकेशन सर्विसेज में व्हाट्सएप, फेसबुक और इस हवाले से जो दीगर जो ऐप्स हैं वो उन समेत तमाम कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। और ऐप सर्विसेज में फेसबुक, एक्स, ई कॉमर्स और लिंक्डइन जैसी सर्विसेज शामिल होंगी। और मीडिया सर्विसेज को मजीद 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नॉन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और दीगर सर्विसेज जो है इस जैसे फॉरम्स जो है वो शामिल होंगे। जबकि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में पाकिस्तान में चलने वाले चैनल्स के सोशल मीडिया फॉरम्स शामिल होंगे। अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आने के बाद यकीनन
जो सख्त मॉनिटरिंग है वो शुरू हो जाएगी। और इस हवाले से अभी से ही ये देखने में आया है कि मुख्तलिफ ऐप्स में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग अभी से तातुल का शिकार भी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।